हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लेकिन एक बात को मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है इस लॉकडाउन के कारण। और देखिए, बहुत जल्द सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, और जब गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे तो फिर हम लोगों की क्लास ऑफलाइन मोड की ओर मूव करेगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इतने दिनों से देखिए बैठे रहने के बाद अब जब खुलने की थोड़ी सी उम्मीद हुई, जगी है, तो बच्चों में भी एक नए ढंग का एनर्जी जगा। अब बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे। और अब देखिएगा, आज से ही आप देखिएगा टीचर के पढ़ाने का भी में काफी परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग के पढ़ाने के भी शैली में काफी परिवर्तन ढंग का लगेगा। अब लगेगा कि नए एनर्जेटिक ढंग के चल रहे हैं। नहीं तो इतने दिनों से बैठे बैठे तो एकदम पक गए थे, परेशान हो गए। जैसे बच्चे भी घर में बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं। तो चलिए, अब बहुत जल्द हम लोगों की परेशानियां खत्म होगी। लेकिन हाँ, एक बात का तो ध्यान जरूर रखना है, गवर्नमेंट खोलेगी भी तो हमें कोरोना से बचाव के सारे उपाय हर हमेशा जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया जाएगा उसका पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे, और सरफेस केमिस्ट्री में हमारा एक पोर्शन एडजॉर्प्शन समाप्त हो गया था। और अब हम दूसरा पोर्शन शुरू कर रहे हैं, कैटलिस्ट, जिसके बारे में आप पहले से ही बहुत सारी बातों को जान भी रहे होंगे कैटलिस्ट के संबंध में। तो आइए बात करें कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट टर्म, ये क्या हो गया, इसका हिंदी होता है उत्प्रेरक। ये टर्म जो दिया गया था किसके द्वारा, तो गिवन बाय बर्जीलियस, गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस साहब के द्वारा ये टर्म दिया गया था। और वो क्या इसके से डिफाइन किए, क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान सुनिए। कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट ऐसा सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, अल्टर कर दे। बच्चे प्राय बोल देते हैं इंक्रीज कर दे, ये नहीं बोलना है। हाँ, इन जनरल इंक्रीज की बात होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते ही है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। अभी जस्ट आप देखेंगे, हम लोग कैटलिस्ट के दो टाइप्स की बात करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। तो मैक्सिमम आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो बढ़ाएगा, कुछ निगेटिव कैटलिस्ट भी है जो घटाता भी है। तो हम क्या कहते हैं कि कैटलिस्ट क्या है, तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट ऐसा सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे विदाउट रिजल्टिंग एनी चेंज इन इट्स ओन अमाउंट, लेकिन इसके अपने अमाउंट में किसी प्रकार का चेंज ना हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। इट मींस हम कैटलिस्ट में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं कि the substance present in reaction mixture which alters the rate of reaction, which alters the rate of reaction without resulting any change in its own amount is known as catalyst. Is known as catalyst. तो कैटलिस्ट क्या हो गया, तो हम बोलते हैं कि द सबस्टेंस प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर which alters the rate of reaction, which alters the rate of reaction। लेकिन एक बात और भी ध्यान देना है, without resulting any change in its own amount, without resulting any change in its own amount is known as catalyst। ये कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं। तो कैटलिस्ट may be of two types,
बिल्कुल पता भी चल रहा है कि देखिए ना, हर हमेशा जो क्लासिफिकेशन होता है तो कुछ ना कुछ बेसिस लिया जाता है। अब देख रहे हैं हम क्या लिखे हैं, अल्टर्स, जो चेंज कर दे। तो अब चेंज में दो ढंग की बातें हो सकती है, टोटल दो ढंग की बातें हो सकती हैं। ये आइदर इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो इसके आधार पर कैटलिस्ट भी दो ढंग का होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमेशा कुछ ना कुछ बेसिस लेके किया जाना है। तो कैटलिस्ट में भी ऑफ टू टाइप्स, ये कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, शॉर्ट में इसे हम लिख देते हैं ऐसे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा क्या होता है, निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट, तो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, निगेटिव कैटलिस्ट हो गया। अब बारी बारी से हम लोग जाने, तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट के संबंध में, फिर जानेंगे निगेटिव कैटलिस्ट के संबंध में। तो सबसे फर्स्ट अब हेडिंग करें पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारा है पॉजिटिव कैटलिस्ट। सिंपल सी बात, पॉजिटिव कैटलिस्ट हम क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट रिजल्टिंग इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। सीधी सी बात क्या कर सकते हैं, हम एक लाइन में कह सकते हैं कि कैटलिस्ट रिजल्टिंग इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। आइए जिसे हम एग्जांपल देखते हैं और बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में भी फर्स्ट ही सबसे फर्स्ट कैटालिसिस शुरू ही किया होगा तो दिया होगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा वहां, हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं लेबोरेटरी में। ऑक्सीजन गैस को बनाने का यही लैब मेथड भी होता है। जब इसे हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड और क्या, ऑक्सीजन गैस। अगर हम क्या करें कि इसे इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के एब्सेंस में हीट करें, तो इसका डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली होता है और एट हाई टेम्परेचर होता है, और एट हाई टेम्परेचर होता है। बिल्कुल बुक में आप देखेंगे सबसे फर्स्ट में लिखा भी होगा, टेम्परेचर भी देके रखा होगा। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट decomposition occur slowly at higher temperature, at a high temperature range, at high temperature range, और ये होता है 653 केल्विन टू 873 केल्विन। ये क्या होता है, एग्जैक्ट हम इसका डाटा देख लें, टेम्परेचर का क्या है, बिल्कुल यही है 653 टू 873 केल्विन। लेकिन हम क्या करते हैं दूसरे में, आइए इसी में देखते हैं। जब हम क्या करें कि इसी रिएक्शन के लिए हीट तो कर रहे हैं, लेकिन MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है आप जरा देखिए। ठीक, कि इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 decomposition occur fastly at low temperature range, और ये टेम्परेचर जो है वह है 473 टू 673 केल्विन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ MnO2 क्या किया, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और रिएक्शन के बाद जब हम पाते हैं
तो हम पाते हैं कि MnO2 के अमाउंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स हियर MnO2 एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। चलिए जल्दी से लिख लें। दूसरे में हम बात करें नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट हम क्या कह सकते हैं कि कैटलिस्ट रिजल्टिंग डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। एक लाइन में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कैटलिस्ट रिजल्टिंग डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है कि कैटलिस्ट रिजल्टिंग डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करा दे, घटा दे, डिक्रीज करा दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जरा आइए इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी देखते हैं। बात करते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैबोरेटरिकल रिएजेंट है, लेकिन जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे ये क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तेजी से डिकम्पोज करता चला जाएगा। आप तो चाह रहे थे H2O2 को स्टोर करके रखने, लेकिन वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा H2O2 में। तो इसके डिकम्पोजिशन को के रेट को कम करने के लिए, ताकि इसका डिकम्पोजिशन लगभग नहीं के बराबर हो, या हो भी तो बहुत ही कम, ठीक, नहीं के बराबर ना हो, ये ऐसी बात तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ही कम होता है, और इतना कम होता है कि वो ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जब हम H2O2 की बात कर रहे हैं और इसे रखते हैं, और हम क्या करते हैं, जिस कंटेनर हम इसमें एसीटेनालाइड या H3PO4 को यूज कर लेते हैं, एसीटेनालाइड या H3PO4 को हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये एसीटेनालाइड या H3PO4 इसके डिकम्पोजिशन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, इसके डिकम्पोजिशन को सप्रेस कर देता है। मैंने यह नहीं बोला कि चेक कर देता है, स्टॉप कर देता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सप्रेस कर देता है, मींस बहुत ज्यादा घटा देता है। इट मींस यह एक्ट कर रहा है किसकी तरह, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह। तो यहां हम यूज करते हैं एसीटेनालाइड और H3PO4। यह क्या करता है, तो सप्रेस द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ये H2O2 के डिकम्पोजिशन को सप्रेस कर देता है, इसके रेट को बहुत ही कम कर देता है। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग बात करें कैटालिसिस। तो ये कैटालिसिस क्या होता है, आप देख रहे होंगे बुक में हेडिंग भी होगा, कैटलिस्ट ना करके वहां हेडिंग क्या क्या होगा, कैटालिसिस। तो सबस्टेंस जो है वह क्या है, कैटलिस्ट है। ये जो सबस्टेंस है जो रेट को चेंज किया है, इस बढ़ाया है या घटाया है, तो ये पदार्थ जो है वह क्या कहला रहा है, कैटलिस्ट कहला रहा है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, इसे क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। इसका अर्थ जब कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो तो ये फिनोमिनन क्या कहलाता है, कैटालिसिस कहलाता है। लेकिन अब हम बात करें कैटालिसिस, तो एक लाइन कहते हैं कि रिएक्शन अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। इसे हम क्या कहेंगे, हम बोलते हैं रिएक्शंस अकरिंग in presence of catalyst are known as catalysis, are known as catalysis। अब ये कैटालिसिस जो है ये अनेक ढंग का हो सकता है। ये कैटालिसिस क्या हो सकता है, अनेक ढंग का हो सकता है। तो कैटालिसिस मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कैटालिसिस may be of following types, निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस।
मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हम देखें कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज, दोनों का स्टेट क्या हो, सेम हो। तो इसी प्रकार के कैटालिसिस को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। मीन्स हम क्या कहते हैं कि व्हेन reactants and catalysts are in same phase, it is known as homogeneous catalysis। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं कि reactants and catalysts are in same phase और स्टेट, इसे ही हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस को डिफाइन क्या कहते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज इट इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिसिस। तो आइए जैसे हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, H2SO4 का मैन्युफैक्चर जो होता है, उसका उत्पादन जो होता है कॉमर्शियल मेथड में, वो दो तरीके से होता है। एक प्रोसेस को उनका नाम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लेड चेंबर प्रोसेस। तो हम एग्जांपल जो देख रहे हैं वह देखते हैं इन लेड चेंबर प्रोसेस और द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO। इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ रिएक्टेंट जो है वो हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। यहाँ कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, यह भी क्या है, गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड यह भी क्या है, गैस है। तो यहाँ से SO3 मिला, SO3 को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। वाटर में डिजॉल्व करते हुए आप इससे H2SO4 को डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट इसे क्या करते हैं, पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिजॉल्व करते हुए वॉल्यूम बना लेते हैं, उसके बाद से डाइल्यूट करते हुए H2SO4 में चले जाते हैं। वो हम लोग पी ब्लॉक वगैरह में देखने वाले होते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ NO नाइट्रिक ऑक्साइड यह यूज हुआ है इसकी तरह कैटलिस्ट की तरह। तो अब जरा हम इसके मैकेनिज्म को बताएं कि आखिर कैटलिस्ट का अमाउंट रिएक्शन में क्यों चेंज होता है। तो बच्चों को जिनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि वो कैटलिस्ट का अमाउंट चेंज नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये एक स्टेप में कंज्यूम होता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, फिर से प्रोड्यूस हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए इसके अमाउंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है और कैटलिस्ट का थोड़ा सा अमाउंट भी रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ज्यादा चेंज करा सकता है क्योंकि वो कंज्यूम तो हो ही नहीं रहा। देखिए जैसे हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, जिसे हम देखते हैं मैकेनिज्म इसका बता रहे हैं, ध्यान से देखें। तो क्या देखते हैं, ये हमारा NO नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, सबसे फर्स्ट ये NO ऑक्सीजन से कंबाइन करते हुए NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये NO2 सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हुए सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और फिर से NO प्रोड्यूस होता है। इट मींस इसे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप इसे ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा भैया, 2NO2 2NO2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2NO क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। मींस आपको क्या मिलेगा, तो 2SO2 प्लस O2, इससे क्या मिला, 2S2। देखिए आप जो नेट रिएक्शन लिखे इसमें आपको कहाँ पता चला कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए कि वो इसके प्रेजेंस में इसी बातें हो गई, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये कंज्यूम हुआ, क्या हुआ, मैकेनिज्म बिल्कुल बता रहा है कि ये एक स्टेप में कंज्यूम हुआ है और दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, फिर से प्रोड्यूस हो गया, आइए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इसी में होमोजेनियस कैटालिसिस में एग्जांपल और भी देखते हैं। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, CH3COO C2H5, हम लेते हैं इथाइल एसिड।
ये क्या है, लिक्विड है। ठीक, H2 यह भी क्या है, लिक्विड है। जहां हम कैटलिस्ट जो यूज करते हैं वो क्या ले रहे हैं, H+। एसिड की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। ये भी किसके फॉर्म में होता है, सॉरी H2SO4 आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखे ना, आप डायरेक्ट H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, क्या बना, तो एसिड बनता है, साथ ही साथ क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। तो आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल यही दोनों एग्जांपल आप देख सकते हैं। हम जानते हैं एग्जांपल्स को ले रहे हैं, आपके बुक का ही एग्जांपल्स लेते चले जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन में आ गया, तो सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ वो HCl को यूज किया है, हम H2SO4 को लिए हैं, लिक्विड लिक्विड। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों क्या है, हमारा सेम फेज में है। और जब दोनों सेम फेज में है तो यही हमारा क्या कहलाता है, होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत, जल्दी से लिख लें। अब आइए हम लोग दूसरे में बात करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसा कि फिर से नाम से ही स्पष्ट है, होमोजीनियस मींस जब दोनों क्या था, सेम फेज में था, समान स्टेट में था, सेम स्टेट में था। हेट्रोजीनियस मींस जब दोनों क्या हो, डिफरेंट स्टेट में हो। दूसरे में हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस, आर इन डिफरेंट फेजेस, जब क्या हो, डिफरेंट फेज में हो, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और एक बात और भी ध्यान में कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है, ये एप्लीकेशन है किसका, एडजॉर्प्शन थ्योरी का। इस यहाँ जो बातें होगी ना, कैटालाइटिक एक्शन जो शुरू होगा वो एडजॉर्प्शन के द्वारा शुरू होगा। आप देखिएगा मैकेनिज्म से भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम इसमें एक बात लिखते हैं कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस is an application of adsorption theory। एडजॉर्प्शन थ्योरी का application। आइए हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, बाद में मैकेनिज्म देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, हम देखते हैं इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो यूज होता है किसके लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 के उत्पादन में जिस विधि को यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, दो विधि यूज होता है, लेट चेंबर प्रोसेस और एक क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखिए यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्टेंट यह है, लेकिन यहाँ हम जो कैटलिस्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जो क्या है, सॉलिड है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो क्या है, सॉलिड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों क्या है, डिफरेंट फेज में है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हैवर्स प्रोसेस, जो किसके लिए यूज होता है भैया, तो अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए। हैवर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चर में जो यूज होता है, इसमें रिएक्शन क्या होता है, तो नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस
इसे क्या देखते हैं, तो 2NH3 गैस। और यहाँ कैटलिस्ट के रूप में जो यूज होता है वह क्या होता है, आयरन को हम कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। मॉलिब्डेनम जो होता है वो दूसरे चीज के रूप में होता है, प्रमोटर, वो आगे आपको लिखाएंगे। तो यहाँ कैटलिस्ट जो है वो हमारा क्या है, आयरन है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो क्या है, गैसियस फेज में है, जबकि कैटलिस्ट हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में। कैटलिस्ट हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है, इस डिफरेंट फेज में है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स प्लस हाइड्रोजन गैस, जहां हम क्या करते हैं, निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम जो भी है तीनों सॉलिड है, इसे यूज करते हैं। और ये क्या होता है, घी में चेंज हो जाता है सॉलिड। वेजिटेबल ऑयल से क्या हो गया, मिस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की ओर चला जाता है, मिस ये फैट में चेंज हो जाता है। और घी तो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं ये क्या है, लिक्विड है, गैस है, जबकि कैटलिस्ट हमारा क्या है, सॉलिड है। अगर हम और भी बात करते हैं ऑसवाल प्रोसेस की। ऑसवाल प्रोसेस जो किसके लिए यूज होता है, तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर में इसे यूज किया जाता है। जहां हमारा रिएक्शन क्या होता है, तो 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, जहां हम क्या करते हैं, प्लैटिनम सॉलिड को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, NO गैस प्लस 6H2 गैस। बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है इसलिए गैस की फॉर्म में। तो आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, गैस है, जबकि ये हमारा क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एग्जांपल्स में रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट क्या हैं, डिफरेंट फेज में। और डिफरेंट फेज में जब हैं तो यह क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। पहली दूसरी बात हम क्या बताएं कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है यह किसका एप्लीकेशन है, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी का एप्लीकेशन है। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जनरली सॉलिड कैटलिस्ट को ही यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे इस कैटलिस्ट की सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि आप बिल्कुल पढ़े हैं एडजॉर्प्शन में कि क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड और पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड एज मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट एज कंपेयर टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो यहाँ एडजॉर्प्शन की बातें हो रही है, तो अगर उसका एडजॉर्प्शन क्या होगा, सरफेस पे होगा। तो अब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वह क्या करेगा, ग्रेटर अमाउंट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करेगा, ग्रेटर अमाउंट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इट मींस हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस generally solid catalyst is used, generally solid catalyst is used, and the rate of reaction increases with increase in surface area of solid catalyst.
सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया रिजल्ट्स ग्रेटर एब्जॉर्बिंग पावर। greater absorbing power। ग्रेटर एब्जॉर्बिंग पावर। अब आइए हम बात करें जल्दी से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ही लेते चले, आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब खुलने की जैसे बातें आई ना, तो अब एक एनर्जी, अब पढ़ने में भी मन लगेगा, पढ़ाने में भी मन लगेगा। नहीं तो बीच में तो यार ऐसा पागल जैसा बना कर, क्योंकि जरा एक में ध्यान से सुनना, कोई आदमी जब अपराध करता है तो क्या होता है, उसे गोली मार दी जाती है, क्या जान मार दिया जाता है? नहीं, जनरल केस में फांसी नहीं दी जाती, क्या होता है, सजा होती है। सजा जो होता है तो क्या होता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। जानते हैं जेल में आवश्यकता की जो भी, ऐसी बात नहीं कि जेल में खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ टीवी लगा हुआ है, सब कुछ है, जो भी जनरल वे में जीने के लिए जो सामग्रियां चाहिए वो सारा का सारा वहाँ भी है, समय पे उसे खाना मिल जाता है, कोई काम नहीं करना होता है। फिर भी उसकी जो मुसीबत है, क्यों मुसीबत है? क्योंकि वहाँ उसकी आज़ादी छीन, ऐसे वो कभी अपने से जहां मन तहां घूम सकता था, कहीं जा सकता था, लेकिन नहीं, वहां उसे एक बैरक में, एक रूम में बंद कर दिया गया, उसी में उसका 7 साल 10 साल 20 साल जो सजा है वो कटेगा, वो उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। यही तो हम लोगों के साथ हो गया, साला सही, यही तो बच्चों के साथ हो गया। क्या है कि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, टीचर से बात करते हैं, ठीक। अब ये साइकोलॉजिकल होता है भैया, आदमी बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन बदलता जाएगा, कुछ सीखने की टेंडेंसी जगेगी, नींद लगेगा, सब कुछ। अब कुछ नहीं, आपको आराम से रूम में बंद कर दें, बोले कि 2 महीने इसी में रहना है, आपको सब कुछ जरूर खाने पीने का दे दें, आवश्यकता की सब चीज दे दें, फिर भी वो आपके लिए सबसे बड़ा कष्ट है। यही कष्ट से गुजर रहे थे, और ठीक कष्ट में पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो सकती, ना तो आप सही ढंग से पढ़ सकते हैं, ना ही टीचर सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। चलिए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि अब स्थितियां कंट्रोल में आ रही हैं और गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, हम लोग उस आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़िए। हाँ, अभी फिलहाल जैसे होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, आगे कुछ नहीं बोलना है, अभी 1-2 दिन आराम से पढ़ें, इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली लगता है कि हमारा ऑफलाइन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होगा। अरे वो चैप्टर है जो सही महीने में हिला के रख देगा, और उसमें आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आप ठीक एनोड कैथोड में फंस जाएंगे, क्या जबरदस्त उसका कंसेप्ट है, उसमें गजब गजब ढंग की बातें देखने को मिलेंगी, बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे, क्यों जंग लगता है, क्या है नहीं है, कंप्लीट मैकेनिज्म वहां चले, जबरदस्त ढंग का चैप्टर है। और फिजिकल में 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 बैकबोन है। 3 चैप्टर तो यहाँ टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें 3 चैप्टर जो 5 मार्क्स का, दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो सही मायने में चैप्टर्स है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस।
मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में आप क्या देख रहे हैं कि जनरली सॉलिड कैटलिस्ट को यूज किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं ये कोई सॉलिड कैटलिस्ट है। जरा एक मिनट ध्यान दें, इसे आप नहीं भी बनाएंगे तो भी मैं आपको बता दूं, आप अपने नोट में क्या करेंगे, बुक से भी देख के बना सकते हैं। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये सरफेस का सॉलिड एटम है जिसकी वैलेंसी क्या है, अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि बल्क में जो एटम होता है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, और वहां तो एडजॉर्प्शन की बात नहीं होती है। एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेनन है। तो ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट सरफेस है हैविंग फ्री वैलेंसीज। ये क्या है, कैटलिस्ट सरफेस है, surfaces having free valencies, free valencies। अब यहाँ A और B ये दो क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यह क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। जो क्या होगा, तो अब कैटलिस्ट की सरफेस की ओर आएगा और इससे जुड़ जाएगा। मीन्स क्या होगा, तो इसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। अब देखिए, तो ये जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के सरफेस से ए और बी क्या हो गया, जुड़ गया भैया। अब यहाँ जुड़ने के बाद अब यहाँ केमिकल चेंज शुरू हुआ। ठीक, यहाँ क्या हुआ, केमिकल चेंज शुरू हुआ। केमिकल चेंज स्टार्ट, केमिकल चेंज क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। इस केमिकल चेंज के द्वारा देखिए अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करेगा और इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इट मींस इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट में क्या होता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कुछ हद तक गुण होता है। मींस ओल्ड बॉन्ड भी है और न्यू बॉन्ड का, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर दिया है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा शुरू हो चुका होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए दर्शाने लगते हैं और इन दोनों के बीच बॉन्ड का बनना दर्शाने लगते हैं। इन दोनों के बीच बॉन्ड का बनना दर्शाने लगते हैं। ये क्या बना, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से फाइनली ये क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो अब क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। अब क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। मींस इस एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट के सरफेस से क्या होगा, रिमूवल होगा। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म कर जाएगा। इट मींस क्या हो गया, तो ये ए बी क्या बन गया, प्रोडक्ट। देखिए ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया और फिर से कैटलिस्ट क्या हो गया, फ्री हो गया। फिर से वो उसका जो वैलेंसी अनसेटिस्फाइड था फिर से अनसेटिस्फाइड हो गया। जो वैलेंसी हमारा फर्स्ट में क्या था, अनसेटिस्फाइड था, तो अब देखिए फिर से वो क्या हो गया, अनसेटिस्फाइड हो गया। इस फिर से क्या हो गया, तो कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, surfaces having free valencies। और अब यही प्रोसेस को क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, यही प्रोसेस बार बार चलता जाता है। तो यही कारण क्या है, देख रहे हैं कि कैटलिस्ट यहाँ भी आप क्या देखें, जो इससे पहले हुआ था कि एक स्टेप में कंज्यूम हुआ, दूसरे स्टेप में प्रोड्यूस हो गया। यहाँ भी तो वही बात हुई, एक स्टेप में कंज्यूम हो गया, दूसरे स्टेप में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। और ये फिगर बिल्कुल आप देखें, क्या बोले कि आपके एनसीईआरटी में भी कंप्लीट यही फिगर बनाया होगा। फिर कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, ए बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, इसका क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ। अब इसमें केमिकल चेंज शुरू हुआ, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का डिजॉर्प्शन हो गया, फिर से कैटलिस्ट क्या हो गया, इसी प्रोसेस को रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो आप वहां से भी देख के कर सकते हैं।
आइए अब हम लोग बात जाने कि सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। Some important features of solid catalyst। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। तो एक में हम लोग जानते हैं एक्टिविटी और दूसरे में बात करते हैं सेलेक्टिविटी। एक में बात करते हैं एक्टिविटी और दूसरे में बात करते हैं सेलेक्टिविटी। तो आइए फर्स्ट में बात करें एक्टिविटी।